जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 12, चैप्टर चल रहा है 2, जिसमें हम वन बाय वन मेमोरेंडम की डिफरेंट क्लासेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक दफ़ा तो सारी जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको देख लिया, पढ़ लिया। फिर उसके बाद वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन चल रही थी। नेम क्लास हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम फर्दर क्लासेस की तरफ जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ चलने से पहले नेम क्लास के जो आपकी होम असाइनमेंट थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। होम असाइनमेंट आपने अटेम्प्ट किया है? हाँ, शाबाश। चलिए तो डिस्कशन करते हैं होम असाइनमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन 4, प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम रखे तो ये चेंज इन नेम है? बिल्कुल चेंज इन नेम है ये। Under the provisions of Company Act 2017, describe the steps to be followed by PL for changing its name and matters to be complied with after the change of name. रिक्वायरमेंट में दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज पूछ रहा है स्टेप्स बताइए जो कि नाम को चेंज करने के लिए फॉलो करने होंगे, ठीक है। और दूसरा मैटर्स टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द चेंज ऑफ नेम। नेम चेंज करने के बाद कौन कौन से मैटर्स को कंप्लाई करना होगा, दो चीजें बतानी है। सबसे पहले नेम चेंज करना है कंपनी ने, क्या प्रोसीजर फॉलो करें? सबसे पहले प्रपोज नेम के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करें कि वो अवेलेबल है भी कि नहीं। फिर इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे स्पेशल रेजोल्यूशन और अल्टरनेट मेमोरेंडम की कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है और अप्लाई करना है कि इसको रजिस्टर करें। और फोर्थ स्टेप पे रजिस्ट्रार अगर रजिस्टर कर देगा तो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। क्लियर? अगर चेंज हो जाए तो उसके बाद कौन से मैटर्स को कंप्लाई करना है? 90 डेज तक ओल्ड नेम को न्यू नेम के साथ मेंशन करना है। किस किस जगह पे? आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। करेक्ट, ये पिक कर लिया आपने क्वेश्चन। इसमें कोई इशू हो तो बताइए। सर क्वेश्चन लिखा था कि डिस्क्राइब स्टेप टू बी फॉलोड बाय पीएल, कि जो कंपनी चेंज कर रही है वो क्या स्टेप फॉलो करेगी। तो जो इशूएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये तो रजिस्ट्रार ने करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन से स्टेप्स है जो कंपनी ने फॉलो करने हैं। तो इनका कहना यह है कि सर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेप है वो तो रजिस्ट्रार करना है, कंपनी ने थोड़ा ही करना होता है। तो याद रखिए हम सारा प्रोसेस उसको बताते हैं, ठीक है, सारा प्रोसेस को बताते हैं। अगर इसमें बाज़ औक़ात कमीशन भी ऐड हो जाता तो हम ये भी लिखते, कमीशन वाला पॉइंट भी लिखते हैं। इनफैक्ट वो हमसे पूरा प्रोसेस पूछ रहा है इसका, जिसमें ज्यादा स्टेप्स तो जाहिर है कंपनी ने ही लेने हैं, कंपनी की तरफ से ही होंगे। लेकिन चूंकि कंपनी के स्टेप्स जो हैं वो रजिस्ट्रार या कमीशन के स्टेप्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए उनके स्टेप्स भी हम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट कीजिए अगर रजिस्ट्रार की तरफ से कंफर्मेशन वाला पॉइंट ना लिखे हम, तो फिर जो नेक्स्ट है कि रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लाइड आफ्टर चेंज ऑफ नेम, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब रजिस्ट्रार की तरफ से कंफर्मेशन हुई नहीं या हमें पता नहीं चला उसने कंफर्म कर दिया कि नहीं चेंज ऑफ नेम, तो हम कैसे फिर इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो असल में जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली पूरा प्रोसेस हमने उसको बताना है, लीगल प्रोसेस जो चेंज ऑफ नेम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट कमेंट, वेदर ए कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद प्रपोज्ड नेम्स इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस, ए कंपनी नेम्ड एबीसी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अनदर कंपनी विद द प्रपोज्ड नेम एबीसी फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर आप नोट करें तो पहली नजर में आपको लगता है कि एक ही नाम है, लेकिन बाद में आप देखें तो एस और जेड का फर्क है, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट स्पेलिंग करके आगे पीछे करके ई आई चेंज करके नेम रखा जा सकता है? वो भी आइडेंटिकल नेम ही समझे जाते हैं, याद रखिएगा। अलाउड नहीं है। तो ए केस में चेंज ऑफ नेम अलाउड होगा क्या? नहीं, ये फर्टिलाइजर एबीसी फर्टिलाइजर लिमिटेड अलाउड नहीं होगा क्योंकि नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ मैच करता है। बी, ए प्रपोज्ड कंपनी विद द नेम स्प्रेड वायलेंस प्राइवेट लिमिटेड। अनडिजायरेबल वर्ड, बिल्कुल। सी, ए प्रपोज्ड बिजनेस ट्रेडिंग इन इंडस्ट्रियल मशीनरी विद प्रपोज्ड नेम इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड। मशीनरी में डील करता है लेकिन नाम में बैंक, मशीनरी की बजाय बैंक का वर्ड यूज कर रहा है, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं, डिसेप्टिव है ना, धोखा देना है। मशीनरी वाला कह रहा है मैं बैंकिंग, नाम से लग रहा है कि जैसे बैंक का बिजनेस है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैच नहीं कर रहा, हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी रीजन लिख सकते हैं कि कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उसके नेम के साथ मैच नहीं करता, तो उसका नाम चेंज करने की जरूरत है। कंक्लूजन तो हमारा फिर भी वही होगा, क्या कि क्या इस नेम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। डिसेप्टिव कह लें कि इसका नाम और इसका जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो मैच नहीं करते, ठीक है। या यूं कह लीजिए उस रिक्वायरमेंट की तरफ ले जाए कि चूंकि नाम मैच नहीं करते, डिसेप्टिव का वर्ड यूज ना करें, यूं लिख ले कि नाम मैच नहीं करता लाइन ऑफ बिजनेस के साथ उसका नेम, तो इसीलिए कंपनी इस नेम के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, नेम एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। वो आपको याद है ना कंडीशन थी कि लाइन ऑफ बिजनेस
और नेम जो है ये मैच होने चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंक्लूजन सेम रहेगा हमारा। डी, ए प्रपोज कंपनी रनिंग बस ट्रांसपोर्ट सर्विस विद द नेम पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड। इसमें अथॉरिटी को अंडरलाइन करें। अथॉरिटी का वर्ड शो कर रहा है गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन को, क्योंकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके नाम के एंड पे वर्ड अथॉरिटी होता है। तो इस नाम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हाँ, अगर कमीशन से इजाजत ले ले फिर रजिस्टर हो सकती है। जी 4A में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, आगे चलें। 4B, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। A group of person intends to form a limited liability company with the objective to provide research related services to pharmaceutical company। एक limited liability company बनाना चाहते हैं pharmaceutical services से। In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Authority as a name of the proposed company, which was liked by all the promoters। सारे promoters को ये नाम बहुत पसंद आया। तो अगर सारे promoters को नाम पसंद आए तो रखा जा सकता है? नहीं। Under the provisions of Company Act 2017, comment on the validity of the name proposed by the promoters and suggest how they can overcome the deficiencies if any in it। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी तो ये है, इन्होंने नेम जो है उसको रिजर्व नहीं करवाया, चेक नहीं करवाया कि ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहली बड़ी डेफिशिएंसी तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रपोज नेम को इंश्योर करना है। वो कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रार से नेम को प्रपोज करवाएंगे। दूसरा बड़ा मसला क्या है इस नाम में? लफ्ज अथॉरिटी लिखा। अथॉरिटी का वर्ड क्या शो करवा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इस कंपनी का किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कोई एफिलिएशन है, कनेक्शन है। तो क्या अथॉरिटी का वर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो नाम को चेंज करना होगा या कमीशन से इजाजत लेनी होगी। और तीसरा मसला क्या है इस नाम में? वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा गया। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोल्यूशन देखे बगैर ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसमें वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा हुआ? शाबाश, ये क्लियर हो गया। ये सर ये पीछे से सॉल्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि नेम मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल विद एग्जांपल। सर ये नहीं, देखिए ये तो अंडरस्टूड होता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी नाम रखना है ना तो आपने पहले अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लेना है। उन्होंने कहा सर केस में कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं हुआ कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ ये रिजेंबल करता है। तो आपने नेम रिजेंबलिंग वाला पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि जब भी कोई भी नाम रखता है ना किसी कंपनी का, उसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करवाना लाजमी है। ये लाजमी स्टेप होता है जो कि हर केस में जब भी आपने किसी कंपनी का नाम रखना है तो उसकी अवेलेबिलिटी को लाजमी कंफर्म करवाना होता है। तो क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए हमने इस पॉइंट को ऐड किया। जी 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 इस क्वेश्चन देखिए, उसमें उसने पूछा है वैलिडिटी ऑफ नेम और हाउ कैन डेफिशिएंसी बी ओवरकम। तो हम बताएंगे नाम में इशू क्या है, कौन सा इशू है जिसकी वजह से नेम वैलिड नहीं है, और फिर उसके सामने बताएंगे कि कैसे इस डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लीगल प्रोविजंस नहीं आएंगे, इसमें इशू आएगा कि इशू क्या, प्रॉब्लम क्या है, वीकनेस क्या है नाम में, और फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है। जो ओवरकम लिखेंगे तो उसमें प्रोविजन की एप्लीकेशन, ओवरकम बेसिकली प्रोविजन ही की एप्लीकेशन होती है। जी ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। जी सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने नेम क्लास के बारे में स्टडी किया था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी प्रिंटिंग है, उसमें आर्टिकल्स का लफ्ज लिखा हुआ है तो उसको काट के मेमोरेंडम कर लें। असल में सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम भी और आर्टिकल्स भी दोनों साइन करने होते हैं। तो भाई कह रहे हैं सर ऊपर हेडिंग मेमोरेंडम के नीचे लफ्ज आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो वो गलती से टाइपिंग एरर हो गया होगा, उसे आर्टिकल्स की बजाय मेमोरेंडम लिख दीजिए। ठीक है जी। अच्छा बड़ा खुश हुआ गलती से, हाँ सर की गलती निकाली हम। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गलती है मैं मानता हूँ, इसमें कोई बात की बात नहीं है। आपको हाँ गलती से टाइपिंग एरर की मिस्टेक हो गई है। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ पब्लिकेशन ऑफ नेम का मतलब है कि कंपनी अपने नाम को कैसे कम्युनिकेट करेगी लोगों तक, किस किस मोड के जरिए से कम्युनिकेट करेगी। एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसका मकसद एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट में तो कंपनी अपने पूरे बिजनेस को प्रमोट कर रही होती है ना, ये तो सिर्फ नाम को शो करवाना है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि नाम किस किस जगह पे शो करवाया जाएगा, कंपनी के लिए किस किस जगह पे अपना नाम शो करवाना लाजमी है, यहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है। जी जी इनका क्वेश्चन ये है कि कंपनीज के नाम के साथ, कुछ कंपनीज के नाम के साथ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिखी होते हैं, ये लाजमी नहीं होती। पहली चीज ये ध्यान में रखिए, लॉ इसको रिक्वायर नहीं करता। हमने देखा पब्लिकेशन ऑफ नेम में उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस जगह पे क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है।
तो डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन करना लाजमी है, लेकिन हर जगह नाम के साथ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन करना लाजमी नहीं होता। लेकिन जो पुरानी कंपनीज होती है ना, वो कस्टमर को ये बताने के लिए कि हम बहुत अरसे से काम कर रही हैं, वो बाज़ औक़ात लिखती हैं नाम के आगे एस्टैब्लिश्ड इन 1951, ठीक, सिंस 1962, जो भी है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता। पहली चीज़ ये, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें लिख सकते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन कि सर जब कंपनी अपना नेम चेंज करेगी और रजिस्ट्रार अल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, तो उसमें क्या कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चेंज हो जाएगी? नहीं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज नहीं होगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो चेंज होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज नहीं। जैसे अगर कोई पर्सन अपना नेम चेंज करवाए, आईडी कार्ड उसे दोबारा इशू किया जाएगा, आईडी कार्ड दोबारा नया होगा ना, उस आईडी कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी। तो कंपनी की जो अल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पुराने वाली ही रहेगी। ठीक है जी। सर ये रिस्ट्रिक्टेड नेम में लिखा हुआ है कि एनी बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट ने आप ऐसी की है? रिस्ट्रिक्टेड नेम में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा नाम एनी अदर नेम रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके लिए आपको कमीशन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट से क्या मुराद है या कमीशन? नहीं, देखिए गवर्नमेंट से मुराद कमीशन और इसके अलावा दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में अगर आप बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आपको पीटीए की जरूरत पड़ेगी अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या जो दूसरी अथॉरिटीज है रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद सिर्फ एससीसीपी नहीं है, बल्कि और भी जो गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी शामिल है। किसी से भी अगर आपने लाइसेंस लेना, रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस करने से पहले लाइसेंस लेंगे, तो पहले आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर कमीशन से उसकी अप्रूवल भी करवानी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमीशन देती है? नहीं, रजिस्ट्रार देता, बिल्कुल ऐसे ही। सर्टिफाइड कॉपी किसकी? नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कंसेप्ट है, सर्टिफाइड कॉपी और कंसेप्ट है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी? सर्टिफाइड कॉपी तो जनरल टर्म है ना। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब वो रजिस्ट्रार से जो कॉपी मिलती है उसी को फोटोकॉपी करवा के हम उसका डिस्प्ले करवा देते हैं। जी बिल्कुल, वही सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाइड से मुराद जो रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई कर दिया। और कोई क्वेश्चन? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। आप न्यू का वर्ड यूज कर लें या अल्टर्ड का वर्ड यूज कर लें, एक ही बात है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, आज हम सीखने क्या जा रहे हैं? आज हम दो क्लासेस के बारे में सीखेंगे, एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ कंपनी और दूसरा सीखेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में क्या लिखा होता है भला? वो प्रोविंस जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, प्रोविंस लिखा होता है। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में क्या लिखा होता है? कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है, मेन बिजनेस, कोर एक्टिविटी, जिसका रूल क्या बताया वैलान ने कि जो सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू हो जिसमें, ठीक है, तो वो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। आज हम इन्हीं दो कंसेप्ट्स, इन्हीं दो क्लासेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के हवाले से। हर कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, एग्री करते हैं? yes, और कंपनी ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस से इसलिए कंपनी होना जरूरी है ताकि जितने भी कम्युनिकेशन और नोटिस कंपनी को सेंड किए जाने हैं वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड किए जाए। असल में एक होता है कंपनी का कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, एक होता है सिर्फ प्रोविंस नेम। मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस नेम होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो कंप्लीट एड्रेस चाहिए ना। तो हर कंपनी अपना कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार के साथ शेयर करती है, ठीक है। और इवन जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें भी पब्लिश करती है, ताकि जिन भी शेयर होल्डर्स ने या रजिस्ट्रार ने कंपनी को नोटिस इशू करने हैं वो इस एड्रेस के ऊपर नोटिस इशू कर सके। तो पहली चीज, एक कंपनी का है सिर्फ प्रोविंस के जहां पे वो रजिस्टर्ड है, और दूसरा कंप्लीट एड्रेस। कंपनी को चाहिए कि अपना कंप्लीट एड्रेस भी कम्युनिकेट करे शेयर होल्डर्स को भी और रजिस्ट्रार को भी। किस लिए? ताकि इस एड्रेस पे नोटिफाई करने के लिए उसे नोटिस या जो रूटीन की कम्युनिकेशन है उसके लिए। कंपनी ने विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के कंप्लीट एड्रेस के बारे में। यहां पे एक चीज आपके ज़हन में आ सकती है कि जब इनकॉर्पोरेशन के वक्त रजिस्ट्रार को हमने मेमोरेंडम जमा करवा दिया है और उसमें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास मेंशन है, तो फिर रजिस्ट्रार को ये क्यों नोटिफाई करवा रहे हैं?
उसमें सिर्फ प्रोविंस का नाम है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस। अच्छा, एक दफा एड्रेस रजिस्टर करवा लिया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार क्या उसको बाद में चेंज कर सकते हैं? पक्की बात है, चेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तब भी रजिस्ट्रार को बताएंगे कि सिर्फ ओरिजिनल एड्रेस बताना है। जब चेंज करेंगे फिर भी रजिस्ट्रार को बताएंगे। ओरिजिनली इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है, लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करें तो उसमें 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रार को हमने हर वक्त अपडेट रखना है अपनी कंपनी के लेटेस्ट एड्रेस के साथ। फिर वो कह रहे हैं ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, ये मे और मे नॉट बी हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हो सकता है ये कंपनी का हेड ऑफिस हो सकता है कंपनी का ये हेड ऑफिस ना हो। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि एक कंपनी का मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में प्रोविंस लिखा होता है, दूसरा कंपनी ने कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार को सेंड करना है, किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, नोटिस के लिए। ये कंप्लीट एड्रेस कब सेंड करना है? इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, और बाद में अगर जब कभी चेंज होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने कम्युनिकेट करना है रजिस्ट्रार को, क्या? अपना नया एड्रेस जब कभी चेंज होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ एक जगह पे अगर हमने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, उसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर हमें नेक्स्ट क्या सीखना चाहिए वाला कि अगर चेंज करना है उसका क्या प्रोसीजर होगा? चेंज करना है, क्या चेंज करना है? नेम एड्रेस, एड्रेस प्रिंसिपल, एड्रेस क्या? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एड्रेस। हाँ जी, एड्रेस चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो मुझे बताइए। मैं 2 सेंटेंस बोलूंगा, आपने देखना दोनों में फर्क है कि नहीं। पहला, हम ये सीखने जा रहे हैं कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। सुन लिया? दूसरा कंसेप्ट, हम ये सीखने जा रहे हैं कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास कैसे चेंज कर सकती है। बताइए, दोनों कंसेप्ट सेम है, फर्क है? क्या फर्क है? एक में क्लॉज चेंज हो रहा है, दूसरे वाले में क्लॉज, और पहले वाले में सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है। तो जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज, जब कभी रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं होगी क्या? सर वही चेंज। जब कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा के लेके जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी। जब कभी रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी। जब कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रोविंस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। इसीलिए चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस को लॉ ने 3 कैटेगरीज में डिस्कस किया। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस को लॉ ने 3 कैटेगरीज में डिस्कस किया। एक, विद इन सेम सिटी, दूसरा फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, और तीसरा फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। 3 तरह की चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हो रहा है। जरा गौर से देखिएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। 3 तरह की चेंजेस हो सकती हैं। पहली चेंज, एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चेंज, एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज। तीसरी चेंज, एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस। ये जो पहली चेंज है, ये जो दूसरी चेंज है, इनमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो तीसरा केस है, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी चेंज होगी। मेरी बात समझ आई? अब सबसे आसान मेथड कौन सा वाला? एक ही शहर के अंदर रहते एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, या एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट करना। सबसे आसान क्या है? एक ही सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट करना, एक ही विद इन द सेम सिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। क्या करना पड़ता है इसके लिए? विद इन द सेम सिटी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है। ठीक है? माल रोड से गुलबर्ग में जाना है, गुलबर्ग से गार्डन टाउन, ठीक है, गार्डन टाउन से मॉडल टाउन, एक ही सिटी के अंदर। चौरंगी से औरंगी, औरंगी से कोरंगी, है 3 तलवार से 2 तलवार, पता नहीं जो भी ना, अच्छा चले 12। तो एक ही सिटी के अंदर अगर ऑफिस शिफ्ट करना है, क्या करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, डायरेक्टर्स फैसला करेंगे, डायरेक्टर्स फैसला करेंगे। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? नहीं इनको बोल, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? रेजोल्यूशन किसको?
डिसीजंस ऑफ द मीटिंग को। और बोर्ड रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? जो डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन हुए हों। तो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसीजन करेंगे, क्या डिसीजन करेंगे? ये जगह अच्छी नहीं है, इस अच्छी जगह दूसरी जगह पे चलते हैं उसी शहर के अंदर। और फिर क्या करना है? 15 दिन के अंदर क्या करना है? फिर रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है। कहां पड़ा था? रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है। भाई क्लियर हो गया ये? अब क्या सीख रहे हैं? अब क्या एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन एक ही प्रोविंस के अंदर रहते हुए। जरा बताइए, लाहौर, पंजाब में कोई 2 शहरों के नाम बताइए। लाहौर और फैसलाबाद, सादगाबाद। लाहौर से सादगाबाद या सादगाबाद से लाहौर शिफ्ट करना रजिस्टर्ड ऑफिस, ये। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट जो सिंध से हो, कोई है क्लास में स्टूडेंट, या किसी को सिंध के 2 शहरों के नाम आते हो? कराची और सखर। सखर से कराची, कराची से सखर शिफ्ट करना है। और बलोचिस्तान के 2 शहर, किला अब्दुल्ला और चागी, गुजदार और गुजदार नहीं एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट। केपी के रह गया पेशावर और मर्दान। एक ही प्रोविंस के अंदर रहते हुए एक सिटी से दूसरी सिटी। तो इसका मतलब है ये वाले काम तो होंगे ही होंगे, शायद कोई और काम भी हो। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगी? पास होगी। रजिस्ट्रार को 15 डेज में नोटिफाई किया जाएगा? किया जाएगा। तो एडिशनल स्टेप क्या हुआ? स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास की जाएगी कि मेंबर्स की मीटिंग में? स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के वर्ड यूज ही जनरल मीटिंग के कंटेक्स्ट में होते हैं, जनरल मीटिंग में होते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दिया। अगर आप एक ही अच्छा मुझे बताइए कैसा हो सकता है एक प्रोविंस में एक से ज्यादा रजिस्ट्रार हो? एक प्रोविंस में एक से ज्यादा रजिस्ट्रार हो सकते हैं? साबित कीजिए, साबित कीजिए। हमने वो पढ़ा था, एक इस्लामाबाद में ऑफिस ऐसी थी, 8 रीजनल ऑफिस। उसमें बताइए पंजाब में कितने? हर रीजनल ऑफिस में रजिस्ट्रार बैठता है ना? तो बताइए पंजाब में कोई रीजनल ऑफिस कौन कौन से, कहाँ का? फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर। फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इन 3 जगह। सखर पंजाब में नहीं है। पत्तों की कोई रजिस्ट्रार नहीं बैठता, और जो बैठता है वो रजिस्ट्रार नहीं है। तो ये अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्रोविंस के अंदर हो, लेकिन अगर फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं तो रजिस्ट्रार बदल जाए? अच्छा, रजिस्ट्रार ने तो सारी हमारा लिखत पढ़त, कम्युनिकेशन, नोटिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न और भी चीजें, नोटिस वगैरह सारे रखे होते हैं ना रजिस्ट्रार ने। तो जब हम एक रजिस्ट्रार से उठ के दूसरे रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो सारा रजिस्ट्रार पुराने वाले के पास, रिकॉर्ड सारा पुराने रजिस्ट्रार के पास रहने देना चाहिए कि वो भी शिफ्ट होना चाहिए? ट्रांसफर फिजिकल रिकॉर्ड टू न्यू रजिस्ट्रार, शिफ्ट करो उसको, ताकि पुराने रजिस्ट्रार को सारी जन्म कुंडली, नए रजिस्ट्रार को जन्म कुंडली पता हो पीछे कंपनी की क्या है, क्या चलती आ रही है। इसके बारे में लाने टाइम पीरियड बताया, मेरा ख्याल है ये भी 15 डेज में ही होगा ये ट्रांसफर जी, बिल्कुल। लेकिन हमने स्टेप बताना है ना, स्टेप तो बताना है ना। वे क्लियर हो गया? विद इन द सेम सिटी भी हो गया, वन सिटी टू अनदर सिटी भी हो गया। अब क्या रह गया? अब वो रह गया जो आईकैप का फेवरेट है। अब क्या रह गया? अब वो जो आईकैप का फेवरेट है, क्या है आईकैप का फेवरेट? कौन सा चेंज आईकैप का फेवरेट है? एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में। अच्छा, इसका मतलब है इसमें, इस चेंज में ये पॉइंट आए थे सारे, और इसके कुछ एडिशनल भी थे। तो इसमें ये सारे आएंगे और कुछ एडिशनल भी होंगे। वो एडिशनल कौन से होंगे? फर्ज कीजिए, नहीं पहले सुनिए। लाहौर में कंपनी, लाहौर में है एक कंपनी, मैंने कंपनी, इन बैंक है ये, या ये भाई, इनसे उधार लिया, इनसे मैंने 50 मिलियन उधार लिया, और फिर ने कहा महीने के बाद आपको उधार वापस कर दूंगा। ये चले गए, महीने के अंदर अंदर मैंने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करवाया लाहौर से और पहुंच गया कराची। कराची, अब मुझे बताइए, क्या ये भाई जिन्होंने उधार दिया हुआ है, ये मुझे कलेक्शन के लिए हर दूसरे तीसरे दिन कराची आ सकते हैं? जब भी कराची, पहले दिन कराची आया, मैंने कहा सर अभी नहीं, अगले हफ्ते आपको पेमेंट कर दूंगा। ये अगले हफ्ते फिर आए, मैंने कहा सर अभी रेंज नहीं हो सका, 3-4 दिन और ठहर जाए, बंदे ले गए।
भाई ये ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, ये तंग आ जाएंगे और हो सकता है चक्कर लगा लगा के थक के इतनी दूर अब कौन जाए, चलो सबर ही कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होती है तो इसमें जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर या क्रेडिटर्स होते हैं, खास तौर पे क्रेडिटर खास तौर पे, वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं कि हमने पैसे तो इसलिए दिए थे कि साथ ही कंपनी का घर है, जब चाहे आते जाते पूछ लेंगे, लोन वापस ले लेंगे। ये तो अब 7 समंदर पार चली गई कंपनी, अब उधर इतनी दूर कौन जाए, उधर आने जाने में 4-5 चक्कर और लगे तो हमारी एफर्ट ज्यादा लगेगी, पैसे ज्यादा लगेंगे और जितने पैसे हमने दिया हो सकता है उतने ज्यादा खर्चे हो जाए। तो ऑनलाइन में इतना वो अच्छा, इतना अच्छा होता तो हमें पैसे दे के ना निकलता ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन हमने फोन करेंगे, रुकेगा मैं आपको फोन का इंतजार कर रहा था, ये नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर आया, ऐसे नहीं होता। तो वो उसको मिस यूज कर सकते हैं इस चीज, किस चीज को मिस यूज कर सकते हैं कि पैसे देने उन्होंने कंपनी ने और पैसे दिए बगैर दूसरे प्रोविंस में भाग जाएं, और खास तौर पे ऐसे प्रोविंस में जहां पे अक्सर बोरियां बरामद हो जाती हैं। तो हम तो नहीं, उधर रिस्क हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, मेरा ख्याल है कंपनी को कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो फिर ये जो डेटर या क्रेडिटर है, इनको कैसे बचाया जाए इस मसले से? हाँ, पहले इनकी लायबिलिटी पे कर दें या पहले इनकी रजामंदी ले लें। रजामंदी नहीं होती तो इनका डेट सेटल कर दें, लेकिन बहरहाल पहले इनको तसल्ली तशफ़ी दें, इनकी इजाजत हो तो कंपनी शिफ्ट करे वरना ना करे। इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल। इसलिए दरमियान में इस सिचुएशन में कमीशन आ गया। कमीशन किस लिए आया? कमीशन सिर्फ एक काम के लिए आया, इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर्स को सिक्योर करने के लिए। कमीशन सिर्फ एक काम के लिए आया, किस काम के लिए? इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर्स को इंश्योर करने के। ये क्रेडिटर किसको कहते हैं? लॉ में क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिससे उधार सामान खरीदते हैं। हाँ, जिससे कोई भी उधार लिया, सिर्फ उधार सामान, अकाउंटिंग में सिर्फ उधार सामान कहते हैं क्रेडिटर, लेकिन लॉ में हर वो बंदा जिसको आपने 1 रुपया भी देना है ना, जिसको देनदार है आप, जिसके, उसे क्रेडिटर कहते हैं। इवन लिस्ट में लॉ कहता है जो आपके एम्प्लॉइज है ना, अगर आपने उनको सैलरी नहीं दी वो भी आपके क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए कमीशन आया और उसने क्या कहा? उसने कहा खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी कंपनी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट ना हो, और खबरदार मैं इजाजत नहीं दूंगा तब तक जब तक जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनसे एनओसी ना ले ले कंपनी, या तो उनका डेट ना रीपे कर दे, या उनको सेटिस्फाई ना कर दे, उनको तसल्ली बख्श, उनको तसल्ली ना दे दे, उनकी रजामंदी ना जब तक हो जाए, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट नहीं कर सकती। ये कहा उसने। इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ज्यादा फोकस क्रेडिटर्स पे करना, लिखते हुए क्रेडिटर मेंबर्स भी लिख देना, ज्यादा फोकस किस पे करना है? आपने किसी कंपनी के 10% शेयर लिए, ठीक है, आपने कहा मैं भी ट्विटर के 11% शेयर लेता हूं, मैं भी उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाऊंगा। ट्विटर फर्ज कीजिए लाहौर में थी, जैसे ही आपने 11% शेयर लिए, उन्होंने कहा भागो अब इस शेयर होल्डर से जान छुड़ाओ, कराची में चलते हैं, उधर जिंदगी बसर करते हैं। ट्विटर कंपनी भाग के कराची में पहुंच गई। इंटरेस्ट इफेक्ट हो गया कि नहीं आपका? आप मेंबर है, हालांकि उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की होगी, हालांकि बाकी के 80-85% शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी होगी, लेकिन आपसे बचने के लिए बाकी शेयर होल्डर भी आपसे तंग थे, तो आपका इंटरेस्ट इफेक्ट हो गया क्या? इंटरेस्ट इफेक्ट हो गया ना। इसीलिए क्रेडिटर और मेंबर दोनों का इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा किसका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है? क्रेडिटर्स का। क्योंकि देखिए कंपनी फिर भी मेंबर से ना फिर भी पूछ के कंपनी शिफ्ट होती है। मेंबर से कैसे पूछ के शिफ्ट होती है बोला? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्रेडिटर को तो लिफ्ट नहीं करवाते। तब जब कंपनी क्रेडिटर को लिफ्ट नहीं करवाती तो क्या क्रेडिटर का कोई वाली वारिस नहीं है? कोई उनको पूछने वाला नहीं है कमीशन। अब देखिए जरा, अब देखिए भाई, वारिस को भूल जाए और वली खान को भी भूल जाए, ये इधर फोकस कीजिए। वन प्रोविंस से अनदर प्रोविंस में ऑफिस शिफ्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? अच्छा, ये पहला फैसला डायरेक्टर्स की तरफ से होता है, पास बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है? पास स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% मेंबर्स की अप्रूवल आ गई। बाकी हो सकता है अभी भी कुछ मेंबर एतराज करने वाले हों, लेकिन फिर भी जाहिर आपको कोई भी फैसला होता है कुछ ना कुछ इख्तलाफ करने वाले होते ही हैं, लेकिन जब 3/4 मेजोरिटी होगी तो काम बन गया। बोर्ड रेजोल्यूशन ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन ओके, बागे किसके पास जाना? रजिस्ट्रार के पास? नहीं, इधर तो रजिस्ट्रार के पास गए थे। ये सिंपल केस था, ये प्रोविंस टू प्रोविंस केस है, इसमें क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन, सर ऑर्डर दीजिए, हमें ऑर्डर पास कीजिए, हमें इजाजत दीजिए कि हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर लें दूसरे प्रोविंस में। कमीशन कहेगा ठहर जाओ, मैं पहले पूछ तो लूं। किससे पूछ लूं?
क्रेडिटर्स और मेंबर्स हैं। अगर क्रेडिटर्स और मेंबर्स को कोई इतराज हो तो कमीशन कहता है पहले इनको सेटिस्फाई करो, इनसे इजाजत ले लो, और अगर क्रेडिटर्स और मेंबर्स को कोई इतराज ना हो तो कमीशन ऑर्डर इशू कर देता है। अच्छा, कमीशन ऑर्डर इशू करेगा, हमने रजिस्ट्रेशन फिर भी रजिस्ट्रार के पास करवानी है, हमने मेमोरेंडम की कॉपी फिर भी अल्टर्ड रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवानी है, लेकिन अब कमीशन से ऑर्डर लेके डॉक्यूमेंट्स के साथ कमीशन का ऑर्डर भी लगेगा। यहां पे जब हमने रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया था ना कि हम ऑफिस चेंज करने लगे हैं, तो साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाया था वाला? बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां पे जब हम रजिस्ट्रार को बताया था कि ऑफिस चेंज कर रहे हैं, साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाया था? बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां पे जब हम रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे, तीन चीजें, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, ऑर्डर ऑफ कमीशन की कॉपी। ऑर्डर ऑफ कमीशन ना हो तो रजिस्ट्रार एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस कभी भी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करता। अच्छा, ऑर्डर की कॉपी कमीशन एक तो कंपनी को भेजता है, एक रजिस्ट्रार को भी भेजता है, लेकिन रजिस्ट्रार इंतजार करता है कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन आने का। होना भी ऐसे चाहिए ना। कंपनी को चाहिए कि कमीशन के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। यानी यहां पे जो कमीशन ऑर्डर इशू कर रहा है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 30 डेज। 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर करवा लेती है, ठीक। नहीं रजिस्टर करवाती तो ऑर्डर नल एंड वाइड, ऑर्डर खत्म। कौन सा ऑर्डर खत्म? जो कमीशन से लिया था। किस लिए ऑर्डर लिया था? एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए। इस दिन अगर कमीशन ने जिस दिन ऑर्डर इशू किया, कमीशन के ऑफिसर 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज क्या तारीख है? 18 तारीख है। आज अगर कमीशन ने ऑर्डर इशू किया तो कमीशन 25 तारीख से पहले पहले, 25 अप्रैल से पहले पहले इस ऑर्डर को सेंड कर देता है एक रजिस्ट्रार को, एक कंपनी को। अब कंपनी के पास ऑर्डर जब आ गया तो कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 18 तारीख जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जो समझ लीजिए तकरीबन 17 मई बनता है, 17 मई तक रजिस्ट्रार के पास जाके मेमोरेंडम और ये सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देनी है। वैसे कमीशन एक्सटेंशन दे देता होता है, लेकिन 30 दिन का वैलिडिटी पीरियड होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो कि एविडेंस होगा इस बात का। किस बात का? कंपनी को इजाजत दी जाती है। तो क्लियर हो गया? तीनों में फर्क समझ आया? तो मुझे बताइए वो कौन से वाला केस है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी होती है? विद इन दी प्रोविंस भी, जब एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर हो। वो कौन सा केस है जिसमें एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स शिफ्ट नहीं होते? विद इन सिटी एक जगह से दूसरी जगह हो तो डॉक्यूमेंट शिफ्ट नहीं होंगे। अच्छा बताइए, जब एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट हो रहे हो तो रजिस्ट्रार चेंज होता है कि नहीं? यस सर, होता है। तो उस सूरत में भी फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर कर रहा हूं। यस सर, जरूरी। बिल्कुल ठीक है। ये था जी हमारा कंसेप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का। कुछ को समझ आया? इसमें 3 केसेस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा है, मैं जो पास पेपर में सबसे ज्यादा टेस्ट किया हुआ है। लेकिन एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है फर्स्ट और सेकंड में। ज्यादा फोकस आपने इसके ऊपर करना है, इसको पक्का याद करना है। नहीं रजिस्टर ऑफिस एस्टैब्लिश हो जाता 30 दिन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कंपनी को एक अपना आरजी कम्युनिकेशन एड्रेस देना पड़ता है, तब तक अगर एस्टैब्लिश नहीं किया तो तब तक वो एड्रेस चलता है। जी इस्लामाबाद में हो रहा है सर, वो प्रोविंस में नहीं आता। हाँ, अगर इस्लामाबाद में हो रहा है तो मुल्तान से इस्लामाबाद में रजिस्टर ऑफिस ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन सा केस लगेगा? तीसरा लगेगा। वो प्रोविंस, वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस है ना, वो तीसरे वाला केस लगेगा, उसमें दूसरे वाला केस नहीं लगेगा। वो तो चेंज, देखिए सिर्फ ये वो वाला केस है जिसमें मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो रही है। इसमें पहले दोनों केसेस में मेमोरेंडम की अल्टरेशन नहीं हो रही, तो इसलिए जब कभी मेमोरेंडम की अल्टरेशन होगी ये वाला केस लगेगा। पेशावर से इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ, कौन से वाला केस होगा तीनों में से? कौन से वाला? थर्ड वाला। क्यों? वो वन सिटी से अदर सिटी नहीं है। यस सर, प्रोविंस है तो सही, लेकिन वो साथ साथ प्रोविंस भी तो चेंज हो रहा है। पंजाब से निकल के इस्लामाबाद में जा रहा है, पिंडी से इस्लामाबाद, तो वो भी प्रोविंस चेंज हो रहा है। पिंडी पंजाब में है, इस्लामाबाद पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में है। हाँ, फार्मिंग पार्ट
पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, इसी को कहते हैं ना, बे समझ आई। अच्छा, एक क्लास तो हो गई प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। अब दूसरी अगली क्लास प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है, ऐसा कोई भी बिजनेस कर सकते हैं सिवाय प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड के, यानी बिजनेस प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर सकते। और ये भाई जो इंतहाई इन्हमाक से गौर से लॉ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये भाई मुझे बताएंगे जो बिजनेस, जो काम प्रोहिबिटेड हो वो नहीं कर सकते, जो रिस्ट्रिक्टेड हो वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो काम प्रोहिबिटेड है वो नहीं कर सकते, और जो नाम प्रोहिबिटेड है वो भी नहीं रख सकते, जो नाम प्रोहिबिटेड है वो भी नहीं रख सकते। फौरन चुप हो गया, पता चल गया मैं क्या पूछना है। हाँ, तो नाम बताइए कौन से प्रोहिबिटेड नेम है जो नहीं रख सकते? जो अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट हो, या लॉ के अगेंस्ट हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, या CIA के अगेंस्ट हो, या आर्मी के अगेंस्ट हो। नहीं, क्यों नहीं याद करके आए? 2-3 दिन थे। सही कहा होगा, सही कहा होगा। नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओह यस यस यस, रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल होती थी मैनेजमेंट में, हाईली एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। हाईली एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। वो एग्जांपल देते थे कि एक मैनेजर, जो दूसरे लोग 10 लाख में चीज बनाते हैं ना, आपका एक मैनेजर वो 10,000 में चीज बना दे, उसे कहते हैं हाईली एफिशिएंट। लेकिन मार्केट में वो 1000 रुपए की भी ना बिके, वो पुराने मॉडल की बना ना। तो बार यार ठीक है, शाबाश शाबाश, लेकिन हम आपको शाबाश देते हैं, आपने अच्छा याद किया, आपको भी शाबाश। अच्छा, आपने आइडेंटिफाई, हमें तो समझ में नहीं थी कहा क्या, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। जी मेरे भाई, आप बताएंगे रिस्ट्रिक्टेड बताए? वो कह रहे नहीं सर, मैं इस मसले में नहीं पढ़ता। चले ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, कोई भी बिजनेस अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी के बहुत से बिजनेसेस हो सकते हैं। जैसे कोई एक कंपनी बता दें, आपकी फेवरेट कंपनी का क्या नाम? नेस्ले। बताइए नेस्ले कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन से बिजनेस करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स है, शाबाश। वाटर बेवरेजेस का बिजनेस है, शाबाश। जूसेस है, ठीक है। इनके मेमोरेंडम में क्या सारे के सारे बिजनेस लिखा होना जरूरी है कि प्रिंसिपल जो सबसे बड़ा है? कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन सा है? जिसमें सबसे ज्यादा एसेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज सब्सटेंशियल का मतलब है मेजर, सब्सटेंशियल का मतलब मोर देन 50% नहीं है। यानी अगर एक बिजनेस है 10%, दूसरा 8%, फिर 7, फिर 6.3, फिर बाकी सारे इस तरह है, तो इनमें सब्सटेंशियल कौन सा होगा? 10% वाला। यहाँ पे सब्सटेंशियल का मतलब मोर देन 50% नहीं है, बल्कि क्या है, जितने भी लाइन है बिजनेस की उनमें जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट। और सब्सटेंशियल रेवेन्यू यार, लेकिन अगर सब्सटेंशियल एसेट भी हो और सब्सटेंशियल रेवेन्यू भी, और दोनों क्राइटेरिया में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, जिसका ज्यादा, वो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। नहीं समझ आई? इस लाइन की नहीं समझ? नहीं, ये जरा आप आइए ना। नहीं, ये समझ आए? कोई नहीं समझ? नहीं, बैठे रहे। हाँ, क्वेश्चन 8, पेज 29। क्वेश्चन 8 ICAP की बुक में है, एग्जाम्पल 2। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है TSF Mills Limited is being proposed to be registered to carry on business involving manufacture and sale of textile, sugar and flour products। 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं। Extracts from financial projections are, जो अंदाजा है कि फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शंस होंगी वो ये हैं। एस्टिमेटेड एसेट्स बताए हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। बताइए एसेट्स के हवाले से, एसेट्स के क्राइटेरिया के मुताबिक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? टेक्सटाइल। और रेवेन्यू क्राइटेरिया के मुताबिक शुगर। तो विच एवर इज, वो कौन सा हुआ? शुगर। तो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का शुगर। ये आपको पता चल गया विच एवर इज हायर कैसे अप्लाई करना। चलिए, ये भी हो गया। अब फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, नेम क्लास चेंज करना चाहे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करना चाहे कर सकते हैं। आगे सवाल में क्या पूछने लगा हूं?
प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज करना चाहे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होती है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में हमने क्या पास किया होगा कि कंपनी का मेमोरेंडम चेंज करके जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है उसे ए की बजाय बी कर दिया जाए। रजिस्ट्रार को जब कभी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ अल्टर्ड मेमोरेंडम भी सबमिट करवाते हैं, ताकि उसे पता चले कि स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से मेमोरेंडम चेंज हुआ है ना, तो चेंज होने के बाद मेमोरेंडम अब क्या है, लेटेस्ट शक्ल क्या है उसकी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, अल्टर्ड मेमोरेंडम और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन विद इन कितने डेज? विद इन 30 डेज। वो लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, 30 डेज लिखा हुआ ना, 30 डेज। मैं क्या सोच रहा हूं बोला, नेम जब नहीं जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया था उसमें 15 दिन नहीं थे, 15 दिन नहीं थे नोटिफाई रजिस्ट्रार को किया, 15 दिन थे। हाँ, लेकिन एक परमिट से दूसरे परमिट 30 दिन थे, तो यहां पे भी 30 दिन है, 30 दिन है। ठीक है, ये फर्क रखना ज़हन में, इसीलिए लिंक करवा रहा हूं कि फर्क ज़हन में, कहां पे 15 दिन है, कहां पे 30 दिन है। ठीक है, फिर आप नेम भी चेंज करो। कब नेम चेंज करना है? जब नाम और काम अलाइनमेंट ना हो तो उसकी अलाइनमेंट करनी है। हाँ, अप्रूवल ऑफ कमीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अप्रूवल ऑफ कमीशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अप्रूवल ऑफ कमीशन, हाँ जी, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करवानी हो तो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से चेंज करवाने के लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ऐसा लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करने, गौर से सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कंपनी ऐसा लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करने जाने लगी है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके लिए अप्रूवल की जरूरत है? तो फिर यह प्रोसीजर नहीं चलेगा भैया। कोई बता सकता है क्यों यह प्रोसीजर नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें कमीशन की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि उसमें कमीशन की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि उसमें कमीशन की अप्रूवल चाहिए। किसमें चाहिए? बैठे, किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना हो, गलत। हाँ, जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके ऐसा बिजनेस अडॉप्ट करना है जो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए कमीशन की अप्रूवल चाहिए, तो फिर इसका मतलब है फिर उसका प्रोसीजर वही होगा जो कमीशन की अप्रूवल वाला है। कमीशन की अप्रूवल, कौन सा कमीशन की अप्रूवल वाला? ये वाला। क्लियर हो गया? तो नॉर्मली प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करवाने के लिए कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछे ना तो हम इतना ही बता देंगे कि भैया बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, अल्टर्ड मेमोरेंडम और कॉपी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर खत्म कहानी। लेकिन अगर वो कहे कि लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके ऐसा अडॉप्ट करने जा रहे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके लिए अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए, तो फिर कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसके लिए यही प्रोसीजर होगा। तो चलिए आइए दोबारा से प्रोसीजर पढ़ते हैं। ये क्यों नहीं? हाँ, स्पेशल कमीशन को अप्लाई करना है। कमीशन मेंबर के इंटरेस्ट को देखेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजेगा 7 दिन के अंदर, फिर 30 दिन के अंदर उन्होंने। ये कैसे पता चला आपको? ये तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, ये नहीं तो, अच्छा वो तो इधर तो नहीं ना पढ़ाया, इधर मुझे बताया, इधर दोबारा पढ़ाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब सुन लीजिए, मैंने भी यही काम किया। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है अडॉप्शन ऑफ चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी, नीचे यही लिख दिया सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज ये वाला, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज ये वाला। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस अडॉप्ट करने जा रही है कंपनी, क्या प्रोसीजर होगा? तो आपने एज इट इज छापा मार देना। आपने कहना सेम प्रोसीजर जो ऊपर लिखा हुआ था एक लाइन में, और फिर कहेंगे सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, छाप दिया, सारा छाप दिया। हाँ जी, हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं ऐड कर सकते हैं, लॉ ने नहीं लिखी हुई लेकिन प्रैक्टिस में उठती है। लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें किसी जगह लिखी होती है, किसी जगह नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसी जगह लिखनी है बोर्ड रेजोल्यूशन, किसी जगह नहीं। हर फैसले में बोर्ड रेजोल्यूशन लाजमी होती है।
ये तो हो सकता है कि कोई कंपनी में डिसीजन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बगैर हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बोर्ड रेजोल्यूशन के बगैर हो जाए। क्लियर? तो आज हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा है 3 और अब इसकी होम असाइनमेंट है 5, 6 और 8 तो हमने कर लिया क्लास में, 5, 6 और 7 और ये रिटन फॉर्म में मैंने चेक करना, रिटन फॉर्म में असाइनमेंट को। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, नहीं चलें फिर कल सही। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।